राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज हो रहा है। सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं, तो सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और इस बीच अगर उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा की बात करें या उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखी जा रही है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्य जहां पर 7 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, उपचुनाव है। तो कड़ा मुकाबला यहां पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए और इंडिया के बीच देखी जा सकती है। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है क्योंकि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जो नतीजा इन उपचुनाव का सामने आएगा वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करेगा कि जनता के बीच किसकी साख कितनी मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन सीटों पर उपचुनाव को इंडिया गठबंधन के लिए पहला टेस्ट भी माना जा रहा है। चलिए एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। घोसी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। घोसी उपचुनाव को लेकर ब्रिजेश पाठक का बयान। बीजेपी उपचुनाव में जीत रही। ब्रिजेश पाठक ने ये कहा है समाजवादी पार्टी को हार का डर सता रहा है। तो घोसी उपचुनाव को लेकर ब्रिजेश पाठक का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये उपचुनाव जीत रही है और सपा को सता रहा है हार का डर। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है और सपा की ओर से मैदान में है सुधाकर सिंह। इसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। मतदाताओं ने जिस ढंग से घरों से निकल करके आशीर्वाद दिया है, कमल प्रचंड बहुमत के साथ घोसी में खिल रहा है। सुधाकर सिंह सर आज भी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, जब समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव हारते हैं तो इस प्रकार के उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं और आप जानते हैं कि 14, 17, 19 और 22 में 4 बार समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है और घोसी में भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित मान करके। तो अभी आपने सुना कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने जो बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सपा है, समाजवादी पार्टी है, उसमें हार को लेकर अभी से बौखलाहट दिखाई देना शुरू हो गई है। पार्टी नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की उल जलूल बातें वो कर रहे हैं, उससे साफ है कि ये चुनाव के नतीजे जिसमें सपा की हार सुनिश्चित वो देख रहे हैं, उससे पहले की बौखलाहट है, घबराहट है। समाजवादी पार्टी को सता रहा है हार का डर। घोसी उपचुनाव को लेकर ये बड़ा बयान दिया है डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने। तो बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह 2012 से 2017 तक घोसी से विधायक रह चुके हैं। अब बीजेपी ने एक बार फिर से दारा सिंह पर ही भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस इस सीट पर अपने सहयोगी दल सपा का समर्थन कर रही है। घोसी उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों ही दलों के लिए अहम है क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के गठन के बाद ये पहला मुकाबला है। साथ ही इसे 2024 के लोकसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। – 2022 में भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर दारा सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा था जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। 42.2% वोटों से वो जीते थे।
लेकिन 15 महीने बाद ही उन्होंने सपा की सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ ही विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये उपचुनाव घोषित हुआ और एक बार फिर से दारा सिंह चौहान जो हैं चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार बीजेपी की टिकट पर। पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और अब एक बार फिर सपा को छोड़कर वो वापस बीजेपी में लौट गए हैं। तो 6 राज्यों की 7 सीटों पर यह उपचुनाव है और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए बेहद अहम है। इंडिया इसे लेकर कितना एकजुट है, ये भी इस चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। संजीव, ब्रिजेश पाठक का ये बड़ा बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी ये चुनाव जीतने जा रही है, बीजेपी की जीत सुनिश्चित है और सपा में अब हार का डर दिखाई दे रहा है। कैसे इस बयान को देखा जाए और कितना आप मानते हैं कि ये बयान इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उस पर सटीक बैठता है? कायनात, देखिए, ब्रजेश पाठक अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के राज्यसभा के नॉमिनेशन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है। समाजवादी पार्टी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है और समाजवादी पार्टी अभी से ईवीएम का बहाना बनाना शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर देश में जो चुनाव है कायनात, वो एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में घोसी में समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस ने किया है, राष्ट्रीय लोकदल ने किया है और दोनों पार्टियां इंडिया की सहयोगी पार्टियां हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और देश में जो जीत का रेशियो जाएगा 6 उपचुनाव की सीटों पर, यदि भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो सियासी दल है वो जीत दर्ज करते हैं तो 2024 में उनका नैरेटिव मजबूत होगा। यदि इंडिया जिस तरीके से एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आने की बात हो रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर स्टालिन हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, तमाम जो सियासी दल है वो नतीजों पर तय करेंगे कि 8 सितंबर को किसका पलड़ा भारी नजर आता है कायनात। कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की ओर से गड़बड़ी किए जाने के आरोप जो है वो अब सुनाई देना शुरू हो चुके हैं। जरा बताएं कि मतदान केंद्रों पर जो चुनाव प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से चल रही है, कहां से गड़बड़ी की कितनी खबरें सामने आई और किस तरह के आरोप जो है सपा की ओर से अभी तक लगाए गए? कायनात, देखिए, ये पहला चुनाव है जिसमें सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी कर सकती है समाजवादी पार्टी। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। जो सुधाकर सिंह है सपा के प्रत्याशी, वो कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों को वोट नहीं करने दे रही है। जो लोग बूथ पर जाते हैं उनको अपना वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, पुलिसिया जो ढंग है उससे लोगों में भय और खौफ जैसा माहौल है। तो निश्चित तौर पर घोसी का उपचुनाव दोनों दलों के लिए, चाहे सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्ष समाजवादी पार्टी हो, दोनों दल एक दूसरे पर चुनाव को प्रभावित करने का बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कायनात। बिल्कुल संजीव, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ तब से लेकर जब तक चुनाव प्रचार का शोर थमा, उस दौरान आपने कैसे देखा कि चुनावी हवा यहाँ पर कितनी बार बदली, कहां पर कितना जोर उसने पकड़ा, किन मुद्दों ने यहाँ पर तेजी दिखाई और जनता पर जो है क्या प्रभाव छोड़ा? देखिए कायनात, इस चुनाव को 3 चीजों के लिए याद किया जाएगा। पहला जो इस चुनाव के नतीजे बताएंगे वो ओम प्रकाश राजभर का जो सियासी वजूद है पूर्वांचल में वो तय होगा। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल में विस्तार की जो खबरें हैं उसमें उनका कितना कद पद रुतबा रुआब होगा, ये इस चुनावी नतीजे तय करेंगे। इसके अलावा जो शिवपाल यादव है, जो संगठन के महारथी माने जाते थे, जो मुलायम सिंह यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर सियासत उन्होंने उत्तर प्रदेश में की, देश में मुलायम सिंह यादव सियासत करते थे, उत्तर प्रदेश की सियासत की बागडोर शिवपाल यादव के हाथ में होती थी। आपकी पहली बार देखने को मिला कि शिवपाल सिंह यादव शिद्दत से
पूरे जुनून के साथ चुनाव लड़ाते नजर आए। चाहे वो आजमगढ़ जाकर आईजी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की शिकायत करनी हो, चाहे वो जिलाधिकारी के पास जाकर ये बताना हो कि अब की बार बेईमानी नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो एक बूथ से दूसरे बूथ का प्रबंधन करना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम रणनीतियां तैयार करनी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का किस नेता को किस बूथ पर किस विधानसभा के कौन से ब्लॉक में लगाया जाना है, ये सारा प्रबंधन शिवपाल यादव के हाथ में था। और ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिवपाल सिंह यादव की जो उपयोगिता है वो समाजवादी पार्टी को समझ आएगी इस चुनाव के बाद। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो लगातार वहां पिछले 8 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। उनको लगता है कि ये जो चुनावी नतीजा है ये निश्चित तौर पर उनका जो मनोबल है आगे उत्तर प्रदेश में संगठन को लेकर किस तरीके का काम करेंगे, कितना मनोबल उनका इस बात को लेकर होगा कि प्रदेश में जो 45 जिलाध्यक्ष बदले जाने हैं उसमें उनकी कितनी बात मानी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो और चाहे तमाम राजनाथ सिंह या दूसरे बड़े नेताओं का नाम ले, वो कितनी उपयोगिता उनकी समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी ने संगठन के लिहाज से किस विशेष रणनीति के साथ काम किया है। कायनात जी, विशेष रणनीति तो है, लेकिन इस बार जो एक और चीज यहाँ पर सुनाई दी, दिखाई दी, वो ये भी था कि बाहरी और स्थानीय का मुकाबला। तो बाहरी और स्थानीय का ये जो नया पैंतरा आजमाया गया है, ये कितना आप देख रहे हैं कि प्रभावी रहेगा? देखिए, दारा सिंह चौहान की बात करें तो दारा सिंह चौहान की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। वो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 2017 से 2022 तक मंत्री रहे। 2022 में पाला बदलकर समाजवादी पार्टी के खेमे में आए और उससे विधानसभा की दहलीज लांगी और अब फिर विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर फिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वोट मांग रहे हैं। आज उनका भी इम्तिहान है। आज घोसी की जनता ये तय करेगी कि आखिरकार दारा सिंह चौहान जिस दल में जाएंगे जनता का आशीर्वाद उसी दल को मिलेगा, ये भी चुनावी नतीजे तय करेंगे। इसके अलावा बाहरी और स्थानीय का जो मुद्दा है वो भी निश्चित तौर पर काम करेगा। जो सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो लगातार जो 3 हार है पिछली, उसका बदला क्या दारा सिंह चौहान से इस चुनाव में चुकता कर लेंगे, ये भी चुनावी नतीजे तय करेंगे। कायनात बहुत सारी चीजें तय होनी है। जब 8 सितंबर का जो सूरज है वो अपनी लालिमा उत्तर प्रदेश और देश में फैलाएगा, तो एनडीए और इंडिया का जो वजूद है वो सियासी रूप से पता चलेगा देश की जनता को। कहीं ना कहीं संजीव, ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि लगातार घोसी में होने वाले चुनाव से लेके, क्योंकि ये चौथी बार है जब जनता जो है अपने यहाँ से प्रतिनिधि को चुनने वाली है। 2023 में भी यहाँ पर जो है उपचुनाव हो रहा है, 2019 में उपचुनाव हुआ, 2017 और 22 में तो विधानसभा के सामान्य चुनाव ही थे। लेकिन ये भी अब कहा जा रहा है कि बार बार चुनाव होने से जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर नाराजगी है। आप समझिए कि जहां देश की सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है, वहीं घोसी की जनता को बार बार उपचुनाव का सामना करना पड़ता है। बार बार जो सियासी तामझाम है उससे 2-4 होना पड़ता है। बार बार जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे भी अब की बार घोसी की जनता नया जनादेश देगी। क्या दारा सिंह चौहान को अब की बार पटकनी मिलेगी? क्या समाजवादी पार्टी अपना परचम फहराने में कामयाब हो जाएगी? ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे ही। कायनात लेकिन एक और सियासी शख्सियत है उत्तर प्रदेश की जिसका सियासी कद अब की बार चुनाव में तय होना है। वो है उत्तर प्रदेश की 4 बार मुखिया रही और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। उन्होंने आदेश दिया है अपने वोटर्स को कि या तो अपने घर में रहें और बूथ तक जाते हैं तो नोटा दबाने का काम करें। तो ज्यादा से ज्यादा उनके समाज के लोग जब बूथ पर पहुंचेंगे तो कितना नोटा अब की बार दबाया जाता है, ये मायावती की सियासी हैसियत उत्तर प्रदेश की जो घोसी विधानसभा है वो अब की बार उपचुनाव में करने जा रही है। आखिरकार जो सियासी दलित वोट बैंक में कितना बिखराव हुआ है और ये वोट बिखर के किस दल में कितना ज्यादा पहुंचा है, ये नतीजों से साफ जरूर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आगे जो रणनीति तय करनी है अपनी चुनावी रणनीति राजनीतिक पार्टियों को, उसमें भी ये काफी सहायता करने वाला है। लेकिन सवाल ये भी है संजीव कि 2 बार यहाँ घोसी से बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, एक बार सपा ने यहाँ से जीत दर्ज की है। इस बार क्या लग रहा है कि जीत किसके पाले में आने वाली है? क्या मामला बराबर का होगा, 50-50 का हो जाएगा, या फिर हैट्रिक जो है वो बीजेपी लगाएगी? देखिए, नतीजे कभी 50-50 पर नहीं जाते। कायनात अभी सियासी और जातीय समीकरण की बात करें तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी बढ़त
बनाती नजर आती संजीव, है। 50-50 से मेरा मतलब 2 बार जैसे बीजेपी जीत गई है, अगर एक बार और सपा यहाँ पर जीत जाती है तो दोनों ही के जो आंकड़े हैं वो बराबर यहाँ हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपकी बार समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती नजर आती है। जैसा मैंने बताया कि जातीय समीकरण की बात करूं तो 1 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के वोट हैं, 60,000 के करीब यादव समुदाय के वोट हैं, तो 1,60,000 से सुधाकर सिंह शुरुआत करते हैं। 4,32,000 की इस विधानसभा में यदि आप 1,60,000 से शुरुआत करते हैं और सुधाकर सिंह जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, वो मुख्यमंत्री की जाति है। अब जातियों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं। यदि ठाकुर समुदाय ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना लेगी। लेकिन बेचारे सुधाकर सिंह जो पिछले 3 चुनाव हार चुके हैं कायनात, वो अब की बार अपनी जात में, अपने जो राजपूत समुदाय है उसमें बेचारे हो जाते हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार सुधाकर सिंह पटकनी दे दें कायनात। संजीव, जिस तरह आपने कहा कि ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं जाति आधारित चुनाव भी होने वाला है और जातियों का जो एक बड़ा रोल रहता है यहाँ पर किसी को भी चुनाव जिताने में या हराने में। अगर जातियों की हम बात कर ले तो पड़ला यहाँ पर कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो बीजेपी है उसके पास ये वोट बैंक बहुत ज्यादा दिखाई देता है। निषाद जो वोट बैंक है उसके लिए भी यहाँ पर उनके पास नेता है, गठबंधन में उनके सहयोगी दल शामिल हैं, और जो राजभर वोट बैंक है, जाटव वोट बैंक है, इसके अलावा तमाम जो उसका बेसिक वोट बैंक है बीजेपी का वो तो उसके पास है ही, लेकिन इसके अलावा आप कैसे देख रहे हैं कि सपा के पास ये वोट बैंक जो है वो कितने हैं? देखिए, जैसे कायनात मैंने बताया कि 1 लाख अल्पसंख्यक वोट है, 60,000 यादव समुदाय के वोट है, तो 4,32,000 में 1,60,000 से तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह शुरुआत कर रहे हैं। वहीं बचा हुआ वोट बैंक की बात करूं तो 50,000 के करीब ओम प्रकाश राजभर की जाति राजभर समुदाय है। निषाद समुदाय की बात करें तो लगभग 30,000 निषाद समुदाय है। राजपूत समुदाय की बात करें तो लगभग 30,000 के आसपास राजपूत समुदाय के वोटर यहाँ पर मौजूद है। तो जातीय समीकरण यदि गड़बड़ाता है, यदि क्षत्रिय समाज को लगता है कि सुधाकर सिंह 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं, उनको अब की बार विधानसभा की दहलीज पार करानी है, और यदि दारा सिंह चौहान, नुनिया चौहान जो उनकी जाति है, जिसमें वो बड़े लोकप्रिय माने जाते हैं, वो पूरा साथ लेकर और भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट लेकर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का शानदार है। तो दोनों अपने अपने क्षेत्रों में शानदार रहे हैं। चुनावी नतीजे क्या होंगे ये तो बिल्कुल 8 सितंबर को जब नतीजा सामने आएगा तो यही इस और इशारा करेगा, और देखने वाली बात यही रहेगी कि किसका प्रबंधन जो है वो कितना जोरदार और कितना कामयाब रहा। बहुत शुक्रिया संजय वैसे तमाम जानकारी के लिए। रुकते एक छोटे से